वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब तक हमने जो है सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज वगैरह जो है सो जो भी जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट थे, इंडेमनिटी, गारंटी, उन सब चीजों को देखा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो है सो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन, क्रिएशन, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी और इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। जो इसमें मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजेंसी, तो और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द जो एजेंसी है उसकी बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है सो एजेंसी की बात करते हैं कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो कि सेक्शन 182 में दिया गया हुआ है, 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहली बात है क्या कि एजेंट कौन होता है। एजेंट बड़ा नाम सुना होगा आपने, एलआईसी के एजेंट, तो रियल एस्टेट एजेंट, तो ये एजेंट, तो वो एजेंट, बहुत सारे एजेंट का नाम जो है सो हम लोग सुनते हैं। तो होता कौन है एजेंट, क्या उसका जो है कैसे क्रिएशन होते हैं, उसके एक्ट्स जो होते हैं वो कितने वैलिड होते हैं, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होती है। तो आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एजेंट है कौन, तो एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। पहली बात ये चीज है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, उसको बदले में उसे कुछ जो भी कुछ मिलता है, कमीशन मिलता है, एजेंट कमीशन भी आपने सुना होगा, मिलता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वो किसी और को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एलआईसी का एजेंट होता है, आप उसके थ्रू जो है सो अपना एलआईसी का इंश्योरेंस वगैरह जो है सो आप लेते हैं। तो वो चीजें जो क्या है, पॉलिसीज वगैरह जो है सो आप प्रोक्योर करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट किससे होता है, तो प्रोक्योरमेंट होता है एलआईसी से। लेकिन बीच में एक मिडल मैन होता है, तो जो कि वो एलआईसी को रिप्रेजेंट करता है, वो एलआईसी का एजेंट कहलाता है। तो क्या है, डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। तो वो जो है मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स आते हैं आपके पास, आप कहीं भी जाते होंगे, बोलते होंगे लोग कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वो बोलते होंगे कि आजकल तो बहुत सारे इंश्योरेंस आ गया है, एलआईसी है, रिलायंस है, और भी बहुत सारे जो है सो प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस का काम करते हैं और भी चीजें का करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं या घर का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो सारे चीजों में आपको कंपनी डायरेक्ट नहीं बात करती है आपसे। और ये एजेंट जो होते हैं वो जो क्या होते हैं कि वो उसके इंप्लॉय भी नहीं होते हैं नॉर्मली। तो ये होते हैं एजेंट, ये आउटसाइडर होते हैं, लेकिन इनको अपॉइंट किया जाता है on the not on the basis of salary but on the basis of some commission, that is different thing। तो उसके बेसिस पे उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके पास, डील करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के पास। अब इसमें ये तो हो गया एजेंट। तो एजेंट में दो पार्टी इसके साथ जुड़ते हैं। एक होता है कि जिसके जिसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, और जिसके पास रिप्रेजेंट करता है, यानी जिसको कि हमने थर्ड पार्टी कहा। तो ये जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर हुम एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट और हु इज रिप्रेजेंटेड बाय एजेंट। सीधी सी बात है कि एजेंट रिप्रेजेंट करता है, तो जिसको रिप्रेजेंट करता है वो प्रिंसिपल है इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद थर्ड पर्सन। अब यहां पे आपने देखा कि ये थर्ड पर्सन है जिसके साथ डीलिंग होती है, ये प्रिंसिपल हो गया जिसके बिहाफ पे डीलिंग होती है, और ये हो गया जो डीलिंग करता है। लेकिन ये एजेंट ही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक टेस्ट दे रखा है। टेस्ट क्या है, where person has the capacity to create contractual relation between the principal and the third party। मींस उस पर्सन के पास वो सारे जो है सो पावर होने चाहिए, वो सारे उसमें जो है सो क्वालिटी होनी चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। यानी कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या कहता है कि क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड ए थर्ड पार्टी, बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज ओन एक्ट्स, देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। तो इट मींस क्या चीज है कि इसका जो एक्ट होगा, ये जो भी कुछ इस थर्ड पार्टी के साथ करेगा, उसके लिए ये जो है सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जबकि ये रिस्पॉन्सिबल होगा। आप कई बार देखते होंगे कि जब इंश्योरेंस का आप एजेंसी लेते हो तो उस टाइम में
जो एजेंट होता है वो तो बार बार आपको अप्रोच करता है, रीजन बीइंग ही गेट सम कमीशन ऑन दैट। बट जब आपका जो मैच्योरिटी होती है उस पॉलिसी की, उस टाइम में वो आपके साथ उसके जो बिहेवियर होते हैं, उसकी जो डीलिंग होती है वो चेंज हो जाती है। बट हाउएवर दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है, तो उस केस में क्या चीज होता है कि जब आपके पैसे मिलने होते हैं तो ही सेज व्हाट दैट यू कैन टॉक टू LIC, यू कैन टॉक टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पे क्या चीज है कि उस टाइम में आपका एजेंट उतना नहीं होता है। और क्यों आपको बोलता है? बिकॉज द प्रिंसिपल, द इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन बाउंड टू डू व्हाटएवर हैज बीन इन प्रॉमिस्ड और एंश्योर्ड बाय द एजेंट, कि जो भी उसने कहा हुआ है, प्रोवाइडेड कि आपको जो है सो उसको जो है सो एजेंसी आपको पॉलिसी का टर्म पढ़ने हैं, कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उस हिसाब से उसने जो भी किया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो बाउंड हो जाता है थर्ड पार्टी के साथ। यदि आपने देखा कि एजेंसी का जो है सो टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है, तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे कैसे होता है, इसके 4 तरीके हैं। 4 तरीके क्या है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहां पे लॉ कहेगा, वहां पे तो कोई बात ही नहीं है। बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यदि प्रिंसिपल के साथ किसी भी पर्सन के साथ इसने एक्सप्रेसली कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो उस केस में। बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट, इंप्लाइड का मतलब आप लोग जानते हो जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, व्हिच कैन इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो यहां पे क्या चीज है कि इंप्लाइड एग्रीमेंट भी 3 तरह से होते हैं, बाय स्टॉपटेल, बाय होल्डिंग आउट एंड नेसेसिटी, और लास्ट वन इज बाय रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट्स। इन चारों को इनफैक्ट जो है सो जो तीसरे नंबर में है वो 3 पार्ट दिए हुए हैं, उन सबको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजेंसी की बात करें तो सेक्शन 183, 84, 85 एंड 226 में दिया हुआ है। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द ऑल एक्ट्स ऑफ द एजेंट, सिंपल सी बात है, ये हमने स्टार्टिंग में ही कहा। हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, तो यहां पे क्या है? एनी पर्सन बीइंग मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड। हु कैन बी एजेंट, तो यहां पे एजेंट बनने के लिए इवन जो है सो जो माइनर है वो भी एजेंट बन सकता है। यूजुअली बनाते नहीं है लेकिन बन सकता है, लॉ उसमें डिबार नहीं कर रहा है। एजेंट की लायबिलिटी क्या होगी? लायबल टू द प्रिंसिपल इफ ही इज माइनर और इज ऑफ अनसाउंड माइंड। रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। यहां पे जो है सो आपने जब कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे सेक्शन 2D में, तो वहां पे भी जो है सो जो इसके एक्सेप्शंस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वहां पे लिखा हुआ था कि वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी की। सबसे पहले एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट रिटन होगा या ओरल होगा, और उस तरीके से जो है सो जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में इस तरह से कोई बात हुई होगी वो ओरली या रिटन वे में म्यूचुअली एग्रीड होंगे, तो ये चीज क्या होगा? बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट एजेंसी क्रिएट हो सकती है। बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट एजेंसी बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है? स्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉप्ड टू डिनाई, यानी कि आप मना नहीं कर सकते हो। कब होगा? इफ अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन, वो चाहे इंप्लाइड हो चाहे एक्सप्रेस हो, to a third person that certain person is his agent। सपोज करें A ने B को कहा, चाहे अपनी एक्ट के द्वारा चाहे जो है सो वो एक्सप्रेसली कहता है that C is my agent, ठीक है, C is my agent and the third party believing such representation to be true enters into a contract with the pretended agent। यहां पे क्या चीज है? ए ने सी को बी को कहा कि सी मेरा एजेंट है, और सी जो है सो वहां पे इस तरह से एक्ट कर रहा है, सी इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे वो ए का एजेंट है, और बी इस चीज को विश्वास करता है, इस चीज पे उसका फेथ है, उस चीज पे उसका बिलीफ है कि ठीक है ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो उस केस में क्या होगा? इस तरह के एजेंसी यहां पे एजेंट माना जाएगा सी को, और इस एजेंसी को क्या कहा जाएगा? एजेंसी बाय एस्टॉपेल। यानी कि जब इसने ऐसा कर लिया, इसने कुछ प्रिटेंड किया, इसने कहा और एजेंसी क्रिएट हो गई, तो बाद में जो एक एजेंट या प्रिंसिपल की लायबिलिटी होती है वो इन दोनों की लायबिलिटी सारी की सारी होगी। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्या है? एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट के बारे में कहें, व्हेन ए पर्सन बाय हिज अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव कंडक्ट लीड्स थर्ड पर्सन टू बिलीव। यहां पे क्या चीज है कि यहां पे कुछ कर नहीं रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था,
चुपचाप बैठा हुआ था। ए ने बी को कहा कि सी मेरा एजेंट है, और सी भी चुपचाप जो है सो बैठा हुआ है, कुछ नहीं मना नहीं कर रहा है, तो वो बाद में नहीं मना कर सकता है। जबकि यहाँ पे ए जो है वो बी को कहता है कि सी जो है सो मेरा एजेंट है, और सी एकदम बिल्कुल पेपर वेपर लेके तैयार हो जाता है। हाँ जी, जैसे मान लेते हैं कि आपको घर रेंट पे लेना है या खरीदना है, आप जो है सो बी ओनर है, ए जो है सो बी के पास आता है, बोलता है कि जो है सो घर खरीदना है, ए बोलता है कि ठीक है, और सी वहां पे फटाफट जो है सो उसके जो है सो पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सो निकालने लग जाता है, उसका रेट बताता है, जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी चीजें करने लगता है। तो इस तरह की चीजों को क्या चीज कहा जाता है, इस तरह की एजेंसी को कहा जाता है एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट। अब है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या चीज है, ये सब तीनों जो कैटेगरी में है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, उसके बाद जाके दूसरा आपने पढ़ा क्या कि एजेंसी बाय स्टॉपबेल, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये सारे के सारे क्या चीज है, इंप्लाइड एजेंसी में, इंप्लाइड एग्रीमेंट में आते हैं। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी की बात करें तो कंडीशन क्या है, देयर वाज एन एक्चुअल एंड डेफिनेट नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बात है क्या, थियरी में इस तरह की कोई जरूरत है। द एजेंट वाज नॉट इन पोजीशन टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं क्या कि आपने कोई मार्केटिंग एजेंट अपने बिजनेस के लिए अपॉइंट किया हुआ है, और वो पर्सन कहीं जो है सुदूर एरिया में जाता है वहां पे, और वहां पर जो है वो सारी चीजें करता है, या किसी को आपने कहा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, किसी को कहते हो कि यार कोई इस तरह का बिजनेस जो है मुझे जो है उस एरिया में जो है दिलवा सकते हो तो देख लेना, और वो आपने कहा है किसी को नहीं पता, वो वहां पे जाता है, या और वहां से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो फोन से ट्राई करता है, या आपने कोई बात नहीं की, किसी को लगता है कि इस तरह का बिजनेस है, वो इंटरेस्टेड हो जाता है आपके प्रोडक्ट में, वो वहां से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो ये भी और वहां पे जरूरत है इन चीजों की। द एक्ट वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। The agent has exercised such reasonable care as a man of ordinary prudence would have exercised in his own case, and the act was bona fide. तो ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें दी हुई है कि उसमें जो इस तरह से करता है, तो यहाँ पे क्या चीज कहा जाता है कि ये एजेंसी जो क्रिएट हुई है, ये एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हुई है, जो कि इंप्लाइड एजेंसी में आती है। नेक्स्ट है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वेयर द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। तो ऐसे केसेस में तो लॉ में जो है प्रोविजन कुछ है कि ये पर्टिकुलर दो लोग हैं, इनको जो है माना जाएगा प्रिंसिपल और एजेंट, तो वहां पे मान लिया जाता है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, इफ ए पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, जैसे कि भी मैं एग्जांपल दे रहा था, कोई पर्सन जो है आपके बदले में आपके प्रोडक्ट को लेकर के चला जाता है, वहां पे बोलता है कि मुझे जो है वहां पे ये चीज है, ये रेट हम देंगे, इतना क्वालिटी हम क्वांटिटी देंगे, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, इतने टाइम पीरियड में सप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे वो बात करता है, और विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, अभी उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन द प्रिंसिपल बाद में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। व्हाट डज रेटिफिकेशन, कभी भी क्या होता है कि रेटिफिकेशन का मतलब ही क्या चीज है कि वो बाद में उस चीज का कंसेंट देता है, पहले किया गया हुआ और बाद में उसे कंसेंट देता है, तो दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब क्या है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, फुल नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। रेटिफाई उस टाइम में नहीं जब वो वहां पे जो है रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके बाद होल ट्रांजैक्शन, इट मस्ट बी डन फॉर होल ट्रांजैक्शन। इनफैक्ट ये नहीं कि आपको वो कहेगा कि जो 4 प्रोडक्ट हैं आपके और उसने चारों की बात की है और आपने कहा क्या कि जो नहीं मैं 2 ही कर सकता हूं, ऐसा नहीं, जितने भी ट्रांजैक्शन की बात हुई सब चीज के बारे में आप अपना रेटिफिकेशन दोगे। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, तो यहाँ पे प्रिटेंडेड एजेंट जो है वो किसी और के बदले में जो है कर रहा है, जिसको कोई प्रिंसिपल कहेंगे, और उसे रेटिफाई किया जाता है। रेटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मस्ट बी एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन in his name. Contractual capacity of principal, both at the time of entering into contract and at the time of ratification. तो ये प्रिंसिपल के लिए तो जरूरी है कि वो जो है सो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज है कि ये सारी चीजें जो है सो होगी, तभी कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो क्रिएट हुआ है वो बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हुआ है। लॉफुल एक्ट्स होना चाहिए, एक्ट्स विद इन प्रिंसिपल्स पावर होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो है सो उसे पता होना चाहिए, उसे कम्युनिकेट किया गया हो within reasonable time of the act purported to be ratified. अब हम काइंड्स ऑफ एजेंसी की बात करें। काइंड्स ऑफ एजेंसी जो है वो 2 तरह के हैं, एक तो है बेस्ड ऑन अथॉरिटी। तो बेस्ड ऑन अथॉरिटी में क्या है, स्पेशल एजेंट है, जनरल एजेंट है और यूनिवर्सल एजेंट है।
स्पेशल एजेंट क्या चाहिए हो गया कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जो है सो अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है सो सभी चीजों के लिए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी प्रॉपर्टी की सेल की बात करें कि और प्रॉपर्टी भी आपके पास 4 घर है, तो ये नहीं कि कोई सा भी घर, किसी स्पेसिफिक घर के लिए बात करें कि हाँ इस एरिया का ये हाउस नंबर है, ये एरिया है, उसकी ही बात कर रहे हैं, तो वो स्पेशल एजेंट कहलाता है। तो जनरल एजेंट क्या होगा? टू डू ऑल एक्ट्स कनेक्टेड विद पर्टिकुलर ट्रेड, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो भी राइट्स होंगे, जो भी उसका जो है होगा, उस सब के लिए। यदि आपका जो है सो मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, आप मेडिसिन बेचते हो, तो मेडिसिन के केस में जो सो आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं, तो वो 50 के 50 प्रोडक्ट के लिए डिस्कशन कर सकता है, ना कि वो जो है सो किसी 4 प्रोडक्ट के लिए या एक प्रोडक्ट के लिए। जब ये स्पेसिफाई कर देंगे देन इट्स हैव बी कॉल्ड एज स्पेशल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ सब कुछ कर सकता है। वो जो है सो फाइनेंशियल पावर भी रखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी रखेगा, वो सारे पावर रख सकता है, तो उसे क्या चीज कहा जाता है? यूनिवर्सल एजेंट। एजेंट ऑब्वियसली स्पेशल एजेंट में लिमिटेड ऑथोरिटी होगा, इसमें वाइड होगा, और जब तक एजेंसी टर्मिनेट नहीं हो तब तक कंटिन्यू होगा। जनरल एजेंट में और यूनिवर्सल में कोई लिमिट नहीं है। एजेंट स्पेशल एजेंसी में कैन नॉट बाइंड प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स अदर देन व्हिच ही, ऑब्वियसली जब स्पेसिफाइड है तो जितने के लिए ऑथराइज किया गया उतने के लिए ही होगा। प्रिंसिपल में लिमिट हिज ऑथोरिटी, जबकि all the acts of agent bind his principal provided that his acts are legal। इलीगल को तो कभी भी बाइंड नहीं कर सकता है। तो वो जो भी लीगल एक्ट होंगे वो यूनिवर्सल में उस सारे एक्टिविटी के लिए प्रिंसिपल बाउंडेड होगा। एंड प्रिंसिपल इज बाउंड बाय ऑल एक्ट्स अनलेस इट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन केस ऑफ स्पेशल जनरल एजेंसी। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो इसके बेस पे एजेंसी को जो किया गया हुआ है वो है कमर्शियल और मर्केंटाइल एजेंट्स, और दूसरा है नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स, यानी कि जो एक कमर्शियल नेचर का होगा, एक नॉन कमर्शियल नेचर का होगा, या ये कह सकते हैं बिजनेस नेचर का होगा, एक नॉन बिजनेस नेचर का होगा। जो बिजनेस नेचर का होगा, वन हु इज ऑथराइज्ड टू सेल गुड्स और कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ द सेल और बाय गुड्स। सीधी सी बात है कि जो गुड्स के लेन देन के लिए, पैसे का लेन देन के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है उस चीज को क्या कहा जाता है? ये इसका जो सो नेचर होगा। इसमें नॉट engaged in the business of selling or buying goods but act in their respective professional capacity, that render professional services for their principal। includes banker, factor, ये एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें अटॉर्नी हो गया, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, तो ये सब नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स में आते हैं। तो ये सारा जो है सो हमने किया, छोटे से पार्ट में बनाया। जो पहला पार्ट था हमारा, जो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट था, दूसरा हमने देखा मोड ऑफ क्रिएशन देखा, तीसरा हमने देखा एसेंशियल्स ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखा, चौथा देखा कि टाइप्स ऑफ जो है एजेंसी देखा। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे ड्यूटीज, राइट्स एंड टर्मिनेशंस एटसेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हमारा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।